Okay, now you guys can see the screen. मैंने अभी बोलना शुरू किया ऐसे में, मैं ना सेटिंग चेक कर रही थी कि क्योंकि बहुत क्लास से वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, उनके साथ समरी मिल जाती है। मैं देख रही थी वो कैसे वो ऑन करते हैं। मैं पहले चेकिंग करी, मैं देखा ही नहीं कि मैंने स्क्रीन शेयर की। क्योंकि बाजू का पूरी रिकॉर्डिंग सुनना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपने लेक्चर लिया और आपको है कि बाद में बजाय इसके कि पूरी रिकॉर्डिंग सुने तो समरी फटाफट देख ले या पढ़ ले, तो वो उसके लिए फायदा हो जाता है। बट वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे रिकॉर्डिंग। इसके बाद देखती हूँ। जब रेडफोर्ड हिल क्राइटेरिया को स्टार्ट करते हैं, रेडफोर्ड हिल क्राइटेरिया में आपके पास सबसे पहले क्या है कि पहले हम ये देखते हैं कि ये जरूरी क्यों। बायोस्टैटिस्टिक्स या एपिडेमियोलॉजी के रेफरेंस से जस्ट बिकॉज टू थिंग्स हैपन टुगेदर डज नॉट मीन वन कॉजेज द अदर। कि सिर्फ इसलिए कि दो चीजें इकट्ठी हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दे आर द कॉज ऑफ ईच अदर। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि किसी पेशेंट को टीबी डिजीज हुई और उस पेशेंट को माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो जस्ट बिकॉज के उस पेशेंट को माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियल बग और उसकी बॉडी में टीबी के सिम्टम्स आपको साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं, the two things are happening together does not automatically mean कि माइकोबैक्टीरिया की वजह से टीबी हो रहा है। ये बायोस्टैटिस्टिक्स में ऐसे होता है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स या एपिडेमियोलॉजी की लैंग्वेज में दो चीजें जो आपको इकट्ठी मिल रही हैं जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे की कॉज भी। सो द ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया आर 9 principles which is proposed by the Bradford to decide whether an observed association between a presumed cause and an effect is likely to be causal rather than coincidental। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट बिकॉज के एक पेशेंट की बॉडी में टीबी का बग या माइक्रोबैक्टीरियल बग और टीबी के सिम्टम्स साइमल्टेनियसली मिल रहे हैं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता कि माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से टीबी हो रहा है। ये हम बायोस्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये कोइंसिडेंटल भी हो सकता है। अब ये प्रूव करने के लिए कि ये जो टीबी कि ये जो टीबी के सिम्टम्स हैं या ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये वाकई माइकोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा है। इस ये आपकी इस थ्योरी को 9 प्रिंसिपल्स से पास करना पड़ेगा। या 9 प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर आपकी ये थ्योरी फिट होगी फिर आप ये कह सकते हैं कि माइकोबैक्टीरिया की वजह से टीबी के सिम्टम्स हो रहे थे। अनदर एग्जांपल कुड बी जस्ट बिकॉज स्मोकिंग history is present in a lung cancer patient did not automatically prove कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। टू प्रूव कि वाकई ही स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, इसको 9 प्रिंसिपल्स से पास करना पड़ेगा और उन 9 प्रिंसिपल्स को कहते हैं ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया। तो बेसिकली ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया का पर्पस ये है बायोस्टैटिस्टिक्स एपिडेमियोलॉजी की लैंग्वेज में टू डिसाइड whether an observed association between a presumed cause like smoking and an effect like lung cancer is likely to be causal rather than coincident। Clear?
तो आप इसको ये देख समझ सकते हैं कि ये आपकी 9 चीजों की कैसी चेकलिस्ट है। अगर वो सारी चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट होगी, फिर जाके आप एंड पे कह सकते हैं कि हाँ स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है या हाँ टीबी माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से टीबी हो रहा है। उस चेकलिस्ट में जो पहला पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? द स्ट्रॉन्गर द एसोसिएशन द मोर लाइकली इट्स द कॉज। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, दूसरा मैं कहती हूँ कि अगर पेशेंट 20 सिगरेट्स पीता है, मतलब इफ अ पेशेंट इज अ हैवी स्मोकर कंज्यूमिंग 20 सिगरेट्स, या स्ट्रेंथ का मतलब ये है द स्ट्रॉन्गर द एसोसिएशन द मोर लाइकली इट्स कॉज। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, एक आप कहते हैं कि अगर हैवी स्मोकर है या चेन स्मोकर जो होते हैं उनमें 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क है लंग कैंसर का। तो अब 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क होना इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। हम ये नहीं कह रहे कि अगर अगर एक नॉन स्मोकर है और एक स्मोकर है, तो जो स्मोकर है उसमें 2 टाइम्स ज्यादा रिस्क है लंग कैंसर होने का या 3 टाइम्स ज्यादा रिस्क है लंग कैंसर का। वो सेइंग कि अगर एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है, तो स्मोकर के अंदर लंग कैंसर होने का रिस्क 20 टाइम्स ज्यादा है या 100 टाइम्स ज्यादा है या 50 टाइम्स ज्यादा है। तो जितनी स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन होगी उतना ज्यादा चांस है कि इसी स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। So, if we are saying that heavy smokers are 20 times more likely to get lung cancer than non-smokers, this statement proves a strong association or strength. Clear? दूसरा इसमें चेकलिस्ट में आपके पास दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है if multiple studies in different populations at different times। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया में जो स्मोकर है उनको उनको स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। इसको प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट टाइम जोन्स, so if multiple studies in different populations at different times shows the same relationship, तो तो ये आपको बताएगा कि ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी होगी इट विल प्रोवाइड यू वन मोर एविडेंस फॉर कॉजेशन। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि जो एशियंस हैं वो भी अगर स्मोकिंग करते हैं तो उनको लंग कैंसर होता है, अगर अमेरिकन हैं तो वो भी अगर लंग स्मोकिंग करते हैं तो उनको लंग कैंसर होता है, या अगर कोई और एथनिसिटी से है वो भी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको लंग कैंसर हो रहा है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस में मुझे सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, एसोसिएशन मिल रही है, तो इसका मतलब है माई स्टडी इज कंसिस्टेंट, एंड इफ माई स्टडी इज कंसिस्टेंट इट मीन्स के ज्यादा चांस है कि स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर हो रहा है। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि एक a cause leads to one specific effect, not many unrelated effects। जो मेडिसिन में बहुत सारी डिजीजेस मल्टीफैक्टोरियल भी होती है। जैसे एक कोई रिस्पेक्ट एक चीज जो होती है या एक रिस्पेक्टर वो मल्टीपल डिजीजेस भी कॉज करता है। इसलिए इन जितनी आपके पास ये 9 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है, इन सब में जो सबसे लेस इम्पोर्टेंट या सपोर्टिव पॉइंट है वो स्पेसिफिसिटी ही है। ये हो तो भी ठीक है, ये समटाइम्स नहीं हो तो भी ठीक ही, तो भी आप अगर बाकी 8 चीजें पूरी हो रही है तो फिर भी आप उसको प्रूव कर देते हैं। क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारी डिजीजेस मल्टी फैक्टोरियल होती हैं, या एक फैक्टर मल्टीपल डिजीजेस भी कर रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर थ्योरी में स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट भी प्रूव हो, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो और बाकी 8 हो रहे हैं तो भी आप उसको प्रूव कर देते हैं। बट स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एक कॉज की वजह से एक स्पेसिफिक इफेक्ट ही आए, बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स ना आए। एन एग्जाम्पल कुड बी
अगर पेशेंट को एस्बेस्टोस एक्सपोजर हो रहा है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप का लंग कैंसर होता है विच इज मीजोथीलियोमा. सो नाउ वी आर एसोसिएटिंग एस्बेस्टोस एक्सपोजर पर्टिकुलरली विद मीजोथीलियोमा. एस्बेस्टोस की वजह से बाकी जो लंग कैंसर है वो नहीं होते. तो अब ये एस्बेस्टोस और मीजोथीलियोमा के दरमियान स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट भी टिक हो जाएगा. क्लियर. स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि एक कॉज लीड टू वन स्पेसिफिक इफेक्ट. जैसे अभी तक हमने देखा कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, यह हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि स्मोकिंग की वजह से ये पर्टिकुलर लंग कैंसर की डिफरेंट टाइप्स है. बट आप स्मोकिंग के केस में ये स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि स्मोकिंग स्मोकिंग की वजह से ये वाला लंग कैंसर होता है. इट्स अ जनरल थिंग. स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. तो जब हम स्मोकिंग और लंग कैंसर वाली एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर आपके पास स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट इतना एविडेंट नहीं होता. इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट अगर हो जाए तो ठीक है, बट अगर ना भी हो और बाकी 8 पॉइंट आपके पूरे हो रहे हो तो फिर भी आप उस थ्योरी को अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारी डिजीजेस मल्टीफैक्टोरियल होती है. अब स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे हम कहते हैं कि एस्बेस्टोस एक्सपोजर की वजह से मीजोथीलियोमा होता है. नाउ वी हैव स्पेसिफाइड एस वी हैव टेक अ स्पेसिफिक फैक्टर विच इज एस्बेस्टोस, और ये एक स्पेसिफिक टाइप का लंग कैंसर करता है विच इज मीजोथीलियोमा. क्लियर. उसके बाद आती है टेम्पोरलिटी. टेम्पोरलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, मैं इसको दोबारा मैं 9 पॉइंट से रीड करूँ, मैं इसको रिपीट करती हूँ. टेम्पोरलिटी जो है इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. टेम्पोरलिटी का मतलब ये है द कॉज मस्ट कम बिफोर द अफेक्ट. अगर मैं ये कह रही हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो ये लाजमी है कि लंग कैंसर के पेशेंट्स की स्मोकिंग की हिस्ट्री हो. So smoking should be present or the cause must come before the effect, not after. अब ये नहीं है कि लंग कैंसर हो गया और बाद में पेशेंट स्मोकिंग बाद में शुरू किया तो मैं उसको लिंक कर दूं कि स्मोकिंग वजह से लंग कैंसर. दैट इज नॉट इवन पॉसिबल. तो अगर मैं किसी चीज को किसी किसी कॉज को किसी इफेक्ट के साथ लिंक कर रही हूँ, तो उस कॉज को अफेक्ट होने से पहले प्रेजेंट होना जरूरी है. क्लियर. जैसे मैंने स्पेसिफिसिटी का बताया था कि वो इतना पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है. अगर स्पेसिफिसिटी कहीं पर मिस भी हो जाए तो फिर भी आपकी थ्योरी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारी चीजें मल्टीफैक्टोरियल होती हैं. तो ये एक सपोर्टिव पॉइंट तो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है स्पेसिफिसिटी. व्हेन इट कम्स टू टेम्पोरलिटी ऑन द अदर हैंड, temporality is the only absolutely necessary criteria for causation. अगर टेम्पोरलिटी वाला पॉइंट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर तो आप किसी सूरत भी उस थ्योरी को अप्रूव नहीं कर सकते. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू प्रूव एनी थ्योरी. क्लियर. उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है बायोलॉजिकल ग्रेडियंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको टेम्पोरलिटी की समझ नहीं आई है या लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आई है? डॉक्टर पार्क में टेम्पोरलिटी। टेम्पोरलिटी का सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि अगर किसी भी कॉज का अफेक्ट से पहले प्रेजेंट होना जरूरी है. जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो स्मोकिंग की हिस्ट्री लंग कैंसर डेवलप होने से पहले प्रेजेंट होना जरूरी है. द कॉज शुड बी प्रेजेंट बिफोर द अफेक्ट. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट है जिसको लंग कैंसर हो गया है और उसके बाद उसने स्मोकिंग स्टार्ट की है, तो फिर आप
कि टेम्पोरलिटी वाला पॉइंट क्लियर नहीं होता। नो मेक सेंस। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है बायोलॉजिकल ग्रेडियंट। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट को सिंपली आप डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें से ना टेम्पोरलिटी पे तो बहुत सवाल आता है। उसके बाद बायोलॉजिकल ग्रेडियंट और एनालॉजी, इन तीन पे सवाल कॉमनली आते हैं। तो बायोलॉजिकल ग्रेडियंट या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हायर द एक्सपोजर, हायर द रिस्क। डोज रिस्पॉन्स भी आप इसको इसीलिए कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आपका पेशेंट दिन में 2 सिगरेट पीता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें लंग कैंसर होने के चांसेस कम होंगे उस पेशेंट के कंपैरिजन में जो दिन में 20 सिगरेट पीता है। तो अगर आप कॉज की डोज बढ़ाते जाएंगे या कॉज के साथ एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे, तो इफेक्ट आने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। जो पेशेंट दिन में 2 सिगरेट पीता है या कभी कभी सिगरेट पीता है, उसमें लंग कैंसर होने का रिस्क कम होगा उस पेशेंट के कंपैरिजन में जो दिन में 20 सिगरेट पीता है। सो हायर द एक्सपोजर, हायर द रिस्क। स्ट्रेंथ और बायोलॉजिकल ग्रेडियंट में ये फर्क होता है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैंने स्मोकर्स और नॉन स्मोकर को कंपेयर किया है। स्मोकर में 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क है लंग कैंसर होने का एज कंपेयर टू वो नॉन स्मोकर्स, या वो लोग जो, अगर नॉन स्मोकर में 1% रिस्क है तो स्मोकर्स में 20% रिस्क है, 20 टाइम्स रिस्क है। तो हमें ये बताता है कि इस कॉज की वजह से कितना ज्यादा हायर रिस्क है कि ये अफेक्ट आ सकता है। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट में अब आपके पास जो कंपैरिजन ग्रुप्स हैं वो दोनों स्मोकर ही है। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि डोज बढ़ाने से इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपका पेशेंट, आपके पास दो ग्रुप्स हैं, दोनों स्मोकर हैं, तो द डिफरेंस इज ये दिन में 2 सिगरेट पीता है और ये दिन में 20 सिगरेट पीता है। और फिर आपने ये आपका आपका आपकी रिसर्च का रिजल्ट ये था कि जो 20 सिगरेट्स पर डे ले रहे हैं उनमें लंग कैंसर का रिस्क होने का चांस बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द पीपल हु टेक 2 सिगरेट्स पर डे। तो आपने ये कहा कि जितना आप एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। मेक सेंस? तो सिंपल वर्ड्स में, बायोलॉजिकल ग्रेडियंट इज अबाउट द डोज। Greater the exposure produces greater exposure produces greater effect. Then we have plausibility. Plausibility का मतलब है there should be a biological mechanism that makes sense. अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो अब ये सिर्फ हवा में बात नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि क्यों स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। मुझे पता होना चाहिए कि सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं जो डीएनए डैमेज करते हैं, उस डीएनए डैमेज की वजह से इवेंचुअली कैंसर होता है। सो देयर शुड बी अ मैकेनिस्टिक और मैकेनिकल और मैकेनिज्म रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दैट एग्जिस्ट कि ये इस कॉज की वजह से ये अफेक्ट क्यों हो रहा है। उसके बाद आपके पास आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है द ऑब्जर्वर्स एसोसिएशन शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी, जो पहले से कैंसर पे रिसर्च प्रेजेंट है या जो पहले से
कैंसर के मैकेनिज्म से रिलेटेड रिसर्च हमारे पास है। और अब हमने जो एक डाटा निकाला है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो इन दोनों के मैकेनिज्म में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन कि जो अब लेट्स सपोज वन ऑफ यू इज डूइंग अ रिसर्च कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। आपने कहा कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर का रिस्क बढ़ा रही है, और आपने उस पर लैब एक्सपेरिमेंट किया, इसमें आपने ये प्रूव किया कि स्मोक सिगरेट जो है उसमें से कार्सिनोजन प्रोड्यूस होते हैं और डीएनए म्यूटेशन करते हैं द लंग सेल्स। और फिर आपने एनिमल स्टडीज की जिसमें आपको सिमिलर ट्यूमर मिले हैं आफ्टर स्मोकिंग एक्सपोजर। तो अब इसमें हुआ क्या है कि आपने लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे वो आपने इंसान के डीएनए पे किए हैं या चाहे वो आपने लंग लंग सेल्स के डीएनए पे किए हैं, चाहे वो आपने एनिमल स्टडीज किए हैं, आपको सिमिलर डाटा मिल रहा है। तो इससे आपको पता चला है कि आपका जो डाटा है, जो आपका मैकेनिज्म है, उसमें कोहेरेंस है। और ज्यादा है, आप इमेजिन करें कि आप एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपने ये देखा है कि डेली विटामिन सी की वजह से लंग कैंसर होता है। लेट्स सपोज सम ऑफ एनी वन ऑफ यू क्लेम्स के मेरे ये रिसर्च है कि विटामिन सी डेली कंज्यूम करने से लंग कैंसर होता है। अब एक तो कोई ऐसा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है जो एक्सप्लेन करे कि क्यों विटामिन सी कंज्यूम करने से मेलिग्नेंसी हो रही है। और दूसरा, हमारे पास ऑलरेडी ये रिसर्च प्रेजेंट है कि विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और वो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर किसी ने जाके लैब में ये रिसर्च स्टार्ट कर दिया है कि विटामिन सी की वजह से कैंसर होता है, और हमें और हमारे पास ऑलरेडी ये डाटा प्रेजेंट है कि विटामिन सी जो है वो एक्चुअली सेल्स को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो अब यहाँ पे कोहेरेंस नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है वो ऑलरेडी ऑलरेडी अप्रूव्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्लियर? तो आपने ये भी जहन में रखना होता है कोई भी थ्योरी देने से पहले या प्रूव करने से पहले, कि जो आपके साइंटिफिक लॉज जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, रिसर्च हुई हुई है जिन पे, आपकी आपकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट ना चली जाए। कि अगर एक चीज ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट अप्रूव हो गई है और आप उसको कैंसर का कॉज बता रहे हैं, तो यहाँ पे कोहेरेंस नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रेजेंट हो दैट सपोर्ट द रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कहा कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, तो फिर आपके पास ऐसा डाटा भी होना चाहिए कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते या जिन पेशेंट्स में आपने स्मोकिंग को रिड्यूस करवा दिया है, जो पेशेंट पहले स्मोकिंग करते थे और अब वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेट्स सपोज, तो उनमें फिर कैंसर का इंसिडेंस कम हो गया है। तो आपके पास ऐसा एक्सपेरिमेंटल डाटा भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब है इफ अ सिमिलर एजेंट, if a similar agent is known to cause a similar effect, it strengthens the cause, which means कि जैसे आपने कहा कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, सिगरेट में ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है जो लंग कैंसर करती है? तो उस पे हमने कहा कि सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए डैमेज करते हैं, और उस डीएनए डैमेज की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। तो फिर अब हमारे पास कोई ऐसा और डाटा अगर हमें मिल जाए, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन रेडिएशन एक्सपोजर इज आल्सो कार्सिनोजेनिक इन नेचर। और रेडिएशन एक्सपोजर से भी यही होता है कि डीएनए डैमेज होता है और कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें एनालॉजी मिल गई है। जो अब हम कॉज और इफेक्ट का मैकेनिज्म स्टेब्लिश कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता ऑलरेडी मैकेनिज्म प्रेजेंट है किसी और चीज की वजह से भी जो कार्सिनोजेन है। अगर डीएनए डैमेज हो तो कैंसर हो जाता है। तो हमारी थ्योरी और ज्यादा स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन हो जाएगी।
So analogy का मतलब है when an association is found between a new exposure and a disease and a similar exposure is already known to cause a similar effect, this will support the likelihood of the causality. Clear? उसकी एग्जांपल में हमने देखा कि जैसे रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से लंग कैंसर हो रहा है और टोबैको स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। दोनों का मैकेनिज्म समहाउ सेम है, दोनों ही डीएनए डैमेज करके लंग कैंसर करते हैं। तो इससे हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि अगर कोई भी चीज डीएनए डैमेज करेगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी वजह से कैंसर हो जाए। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट? इसमें से, अच्छा, अगर आपके पास एक थ्योरी है जो कहते हैं कि इस पे आप ये अप्रूव करना चाह रहे हैं कि स्टैटिन यूज that statin use is associated with diabetes. Let's suppose this is a thought. अब इसमें अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने ये मल्टीपल ट्रायल्स में देखा है, जैसे मैंने मल्टी डिफरेंट पॉपुलेशंस पे डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट टाइम जोन्स में ये एसोसिएशन देखी है कि स्टेटिन की वजह से डायबिटीज हो रही है, तो ये कौन सा पॉइंट है? यस, कंसिस्टेंसी। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर स्टेटिन की डोज ज्यादा होगी, लेट्स सपोज एज कंपेयर टू 20 mg, अगर कोई पेशेंट 100 mg का स्टेटिन ले रहा है तो उसमें डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। दिस इज बायोलॉजिकल ग्रीन। अगर मैं कहती हूँ कि ये स्टेटिन की वजह से डायबिटीज हो रही है, बट उसकी रीजन ये है कि स्टेटिन जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। यस, इट विल बी प्लॉजिबल। अब स्टेटिन की वजह से डायबिटीज हो रही है, इसमें कौन सा पॉइंट नहीं प्रूव हो रहा भैया? स्पेसिफिसिटी गुड, क्योंकि स्टेटिन की वजह से और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और डायबिटीज की और बहुत सी कॉजेज हो सकती हैं। तो हमने ये स्पेसिफाइड नहीं किया कि स्टेटिन्स जो है वो सिर्फ डायबिटीज करा। तो स्टेटिन्स couldn't be the specific cause of diabetes। तो इस थ्योरी में आपका स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट अप्रूव नहीं होगा। क्लियर? ये आपको समझ आ गई है? तो simple, in simple words, if there is a strong association strength, if the theory has been seen
I'll explain that. If something has been seen repeatedly in the multiple studies, this is consistency. If there is a one cause producing one effect, another, let's take another example. मैं कहती हूँ माइकोबैक्टीरिया की वजह से टीबी हो रहा है, क्या इनके दरमियान स्पेसिफिसिटी है? यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्योंकि टीबी उस पेशेंट को हो ही नहीं सकता जिसको माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। सो नाउ दिस, कि अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि टीबी होने के लिए माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना जरूरी है। दिस इज स्पेसिफिक। बट इस तरह की एसोसिएशन या इस तरह का वन ऑन वन इफेक्ट आपको हर डिजीज में नहीं मिलता। क्लियर? उसके बाद हमने कहा कि one point that should be present in all the theories that cause preceded the effect, जैसे स्मोकिंग की हिस्ट्री होनी ही चाहिए कैंसर से कैंसर होने से पहले, या जैसे माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना ही चाहिए टीबी होने से पहले, cause should be present before the effect. This is temporality and this is the most important point. फिर हमने कहा कि डोज रिस्पॉन्स के डोज बढ़ाने जाए, रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कैंसर हो रहा है स्मोकिंग की वजह से, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए डैमेज हो रहा है, तो ये प्लॉजिबिलिटी है। आपका जो डाटा है इट शुड फिट्स विद द नोन साइंस, और एटलीस्ट ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने विटामिन सी की एग्जांपल ली, कि विटामिन सी कभी भी कैंसर कर नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि वो प्रिवेंट कर रहा होता है सेल डैमेज को। तो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक इफेक्ट, साइंटिफिक नॉलेज से आप ओपोजिट ही स्टडी करना शुरू कर दें। उसके बाद एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि योर थ्योरी शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, और एनालिसिस का मतलब है कि सिमिलर कॉज इफेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो रहा है, तो हमें ये भी पता है कि रेडिएशंस की वजह से भी कैंसर होता है, और दोनों का मैकेनिज्म मोर और लेस सेम है। इसका मतलब है कि अगर इस रेडिएशन की वजह से कैंसर हो सकता है, तो देयर इज अ चांस कि स्मोकिंग की वजह से भी कैंसर हो सकता है। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन है। और इस टॉपिक से पहले आप रेंडी एंड नील की वीडियोस, दो वीडियोस हैं इसकी, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बट दो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो आपसे शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पे है, लिंक में शेयर कर दूंगी, वो आपने देख के आनी है, ताकि बाद में जब हम इस टॉपिक को करें तो आपको थोड़ी सी चीजों का आइडिया हो। प्लॉजिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, तो मेरे पास उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए कि स्मोकिंग कैसे लंग कैंसर कर रही है। मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन होगी कि स्मोक के अंदर से टार या कार्सिनोजन प्रोड्यूस होते हैं जो डीएनए डैमेज करते हैं, और उस डीएनए डैमेज की वजह से कैंसर होता है। देयर शुड बी एन एक्सप्लेनेशन और मैकेनिज्म बिहाइंड द इफेक्ट, कॉज इफेक्ट।
बोथ शुड कैरी इक्वल वेट, या आप किन को कंपेयर कर रहे हैं? ये सिमिलर मैकेनिज्म वाला रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा पहले भी। अच्छा, उसके बाद यार मैंने कुछ पेजेस कुछ स्किप किया, वो हम कल करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। प्रिसीजन सिंपली इसका मतलब होता है रिलायबिलिटी, और एक्यूरेसी का मतलब होता है वैलिडिटी। या आप ये कह सकते हैं कि प्रिसीजन का मतलब है हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट्स मैच ईच अदर। तो प्रिसीजन का मतलब है हाउ क्लोजली repeated measurements match each other, the consistency and reproducibility of a test, and the absence of random variation in a test. तो प्रिसीजन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक बीपी ऑपरेटर्स है, और मैं आपसे कहती हूँ कि इस बीपी ऑपरेटर्स की प्रिसीजन बताएं। तो इस प्रिसीजन का मतलब ये है कि जितनी दफा भी मैं ब्लड प्रेशर मेजर करूंगी, जितनी भी उस ब्लड प्रेशर की रीडिंग, लेट्स सपोज मेरे पास एक पेशेंट है और मैं कहती हूँ कि इसका बीपी मेजर करें और मुझे प्रिसीजन बताएं, तो इसका जितनी दफा भी मैं उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करूंगी, लेट्स सपोज एक दफा रीडिंग आती है 120/80, एक दफा रीडिंग आती है 118/79, एक दफा रीडिंग आ जाएगी 121/81, बट जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरी जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं उस स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू या उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो सारी क्लोजली लिंक है, या दे आर मैचिंग ईच अदर, दे आर क्लोजली, दे आई हैव अ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट्स दैट मैच ईच अदर, तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन हाई है या लो है। यस, तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन हाई है, या इस इंस्ट्रूमेंट के साथ रैंडम एरर होने का चांस कम है। दूसरा, अगर मैं इसी बीपी ऑपरेटर्स का आपको कहती हूँ कि इसकी मुझे एक्यूरेसी बताएं, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज जो पेशेंट मैंने बिठाया है, मैंने ऑलरेडी उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लिया हुआ है, और उसका ब्लड प्रेशर मुझे पता है कि उसका ब्लड प्रेशर 140/90 है। मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपसे कहा कि ये आपका बीपी ऑपरेटर्स है और इससे
इसकी मुझे एक्यूरेसी बताएं कि ये बीपी प्रोटेस्ट कितना एक्यूरेट है। आप उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर करते हैं और आपको उसकी रीडिंग मिलती है 160/100। मैं आपसे कहती हूँ आप दोबारा मेजर करें तो आपको उसकी रीडिंग मिली है 159/99। और तीसरी मेजरमेंट आपको इसकी मिलती है। गाइस कैन सी द स्क्रीन। हेलो। ओके। और तीसरी रीडिंग आपको उसकी मिलती है 162/102। जबकि एक्चुअल रीडिंग जो थी वो 140/90 थी। अब आप मुझे ये लाके ये तीन रिजल्ट दे देते हैं। जब मैं इन रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करती हूँ तो मेरा फाइनल एनालिसिस क्या होना चाहिए? ये बीपीओ टेस्ट एक्यूरेट है या नहीं? इसकी एक्यूरेसी हाई है या लो है? यस, इसकी एक्यूरेसी लो है। बट इसी बीपीओ टेस्ट की इन रीडिंग्स की बेसिस पे अगर मैंने इसकी प्रिसीजन बतानी हो तो इसकी प्रिसीजन हाई है या लो है? यस, इसकी प्रिसीजन हाई है। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हेयर कि एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी जो रीडिंग्स है वो एक्चुअल रीडिंग से कितना मैच करती है। और प्रिसीजन का मतलब ये है कि रिगार्डलेस कि एक्चुअल रीडिंग क्या है, जो डाटा आपने लिया है या जो रीडिंग्स आपने ली है वो आपस में कितना मैच करती है। तो उसको उन्होंने ये बड़ा अच्छे से ये डायग्राम्स के थ्रू बताया हुआ। ये डायग्राम्स एग्जाम में आती भी है, दे कैन गिव यू सम, इनमें से कोई भी एक या दो कॉम्बिनेशन वो आपको दे सकते हैं और पूछेंगे कि इसकी प्रिसीजन एक्यूरेसी बताएं। ये जो दरमियान वाला सर्कल है ये आपका टारगेट है या ये आपका गोल है। अगर आपकी सारी रीडिंग्स आपस में तो क्लोज हैं लेकिन आपके टारगेट से दूर है, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसकी प्रिसीजन क्या होगी? बट फिर भी द प्रिसीजन, यस, प्रिसीजन विल बी हाई और एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी विल बी लो। ऑन द अदर हैंड अगर ये आपका टारगेट था, आपकी सारी रीडिंग्स टारगेट के भी को भी हिट कर रही है और आपस में भी क्लोज है, तो प्रिसीजन को क्या होगा? प्रिसीजन विल बी हाई और एक्यूरेसी को क्या होगा? एक्यूरेसी विल बी हाई एज। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस एग्जांपल में देखें, आपकी सारी रीडिंग्स एक दूसरे से भी दूर है और आपकी रीडिंग्स जो है वो टारगेट से भी दूर है। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा, इस तरह की डायग्राम बड़ी कंफ्यूज करती है। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने आपकी टोटल 5 रीडिंग्स में से 4 तो बहुत दूर दूर बना दी है, लेकिन एक रीडिंग उन्होंने बिल्कुल सर्कल के अंदर बना दी है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अब इसमें हो जाते हैं कि नौ, अब इसमें हम क्या पिक करें कि अब जैसे अब प्रिसीजन तो लो है, ये तो बड़ा एविडेंट है क्योंकि सारी रीडिंग्स एक दूसरे से दूर दूर है। बट 4 रीडिंग्स दूर है और एक बिल्कुल पॉइंट के अंदर है, तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? अच्छा, अब इसमें ना एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि अब यहाँ पे देखिए कि एक तो बिल्कुल आपके पॉइंट को हिट करिए और बाकी जो 4 दूर दूर भी है वो भी आपके आउटर सर्कल से बाहर नहीं है, वो समहाउ करीब करीब ही है टारगेट से। तो इसलिए हमने इसमें कहा कि ये एक्यूरेसी हाई है। जब हम इस सर्कल को देखते हैं, इसमें भी सारी रीडिंग्स दूर है तो प्रिसीजन तो लो है।
बट इसमें अगर आप देखें, एक तो टारगेट के करीब है बट बाकी सारी आपके बहुत आउटर एज पे या सर्कल से बाहर है, तो इसमें हमने कहा कि इसमें एक्यूरेसी भी लो है। तो इस तरह की डायग्राम्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, स्मार्टली देखना है कि अच्छा एक अगर डॉट हिट कर भी रहा है तो बाकी डॉट्स कहाँ पे है। अगर बाकी बहुत दूर दूर है और आपके आउटर सर्कल से भी बाहर जा रहे हैं तो इट मीन्स एक्यूरेसी लो ही है। अगर बाकी दूर है बट आपके सर्कल के अंदर अंदर ही है, इट मीन्स की एक्यूरेसी भी हाई है। क्लियर? So precision means how closely repeated measurements match each other. It is related to random error। जैसे हमने एक एग्जांपल किया है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर कोई ग्लूकोमीटर है और वो आपको 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 111, 109 ये सारी रीडिंग्स दे रहे हैं ऑन द सेम सैंपल, इसका मतलब है कि वो ग्लूकोमीटर प्रिसाइज है। एक्यूरेसी का मतलब है वैलिडिटी और सिंपली हाउ क्लोज योर मेजरमेंट्स आर टू द ट्रू वैल्यू, और सिंपली हाउ वेल इट मैचेस द रियलिटी। ये ज्यादातर सिस्टेमिक एरर या बायसेस से लिंक कर रहा होता है। जैसे कि टेकिंग द सेम एग्जांपल, अगर आपका जो सैंपल है उसकी एक्चुअल ग्लूकोज मेजरमेंट 125 है और आपकी ग्लूकोमीटर पे सारी रीडिंग्स 110, 111, 109 आ रही है, इसका मतलब है कि आपका ग्लूकोमीटर एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू से दूर रीडिंग, से डिफरेंट रीडिंग आपको दे। क्लियर? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इंसिडेंस और प्रेवलेंस का, वेरी अगेन अ वेरी कॉमन बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। इंसिडेंस का मतलब होता है, अच्छा पहले हम देखते हैं प्रेवलेंस क्या होता है। प्रेवलेंस का मतलब होता है कि इस टाइम में, इस पॉपुलेशन में कितने केसेस टोटली प्रेजेंट है। द टोटल डिजीज बर्डन एट अ पॉइंट इन टाइम इज प्रेवलेंस। और प्रेवलेंस सिंपली आपको बताती है कि इस पॉपुलेशन पे इस टाइम कितना डिजीज बर्डन है। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाहौर, कि लाहौर में इस टाइम 50,000 डायबिटिक्स है। तो इसका मतलब है कि लाहौर की पॉपुलेशन में तकरीबन, लाइक इफ आई एम सेइंग कि या 50,000 लोग, 50,000 जो है वो डायबिटिक्स है, तो इसका मतलब है कि मैं प्रेवलेंस की बात कर रही हूँ कि इस टाइम इस पॉपुलेशन पे, या आई रिपीट दैट, प्रेवलेंस का मतलब है कि इस टाइम इस पॉपुलेशन में कितनी डिजीज है, या इस टाइम पे इस पॉपुलेशन पे कितना डिजीज बर्डन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाहौर। अगर मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ या कुछ स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ जिसमें मैंने ये, मेरा ये रिजल्ट आया है कि लाहौर की टोटल पॉपुलेशन में 50,000 लोगों को डायबिटीज है इन टोटल। तो द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन लाहौर राइट नाउ इज 50,000, और यू कैन से 5%। क्लियर? एज कंपेयर टू प्रेवलेंस, जब मैं कहती हूँ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस per population at risk per unit time. There are two differences.
जब हमने प्रेवलेंस की बात की थी तो वो हमने टोटल पॉपुलेशन ली थी। जब हमने इंसिडेंस की बात की है तो मैंने कहा है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस पर पॉपुलेशन एट रिस्क। और दूसरा डिफरेंस है कि जब हमने प्रेवलेंस की बात की थी तो हमने कहा था इस टाइम कितने लोगों को ये बीमारी है। जब हम इंसिडेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पर यूनिट टाइम। जैसे हम यूजली जब हम इंसिडेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर साल कितने डायबिटीज के न्यू केसेस आ रहे हैं, या हर महीने कितने केसेस आ रहे हैं, या हर 10 साल में कितने केसेस आ रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंसिडेंस, वी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम। इट कुड बी अ ईयर, इट कुड बी अ मंथ, इट कुड बी अ डिकेड। बट जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस टाइम पे राइट नाउ 2025 में, अक्टूबर 2025 में कितने डायबिटीज के केसेस। तीन डिफरेंसेस है दोनों में। प्रेवलेंस में हम टोटल डिजीज बर्डन मेजर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस लेते हैं इन टोटल पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर टाइम, और एट अ पॉइंट इन टाइम। इट कुड बी के मैं ये कहूँ कि 2025 में कितने डायबिटीज के केसेस थे, या मैं कहूँ कि 2024 में कितने डायबिटीज के केसेस थे, या मैं ये कहूँ कि 2023 में कितने डायबिटीज के केसेस थे। मैंने एक पॉइंट पे या एक टाइम में कहा कि इस टाइम पे लाहौर में कितने टोटल डायबिटीज के केसेस हैं, तो वो मैंने उस टाइम की प्रेवलेंस बता दी। जब मैं ये कहती हूँ कि हर साल लाहौर में 1000 न्यू डायबिटीज के केसेस होते हैं, तो ये मैं इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज बता रही हूँ। क्लियर? तो इंसिडेंस मीन द रेट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू डिजीज, and the prevalence means the total disease burden at a point in time, and it measure how widespread the disease is. अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है? जब हम किसी भी डिजीज का इंसिडेंस निकालते हैं ना, सबसे मेन जो गलती एक स्टूडेंट्स करते, एक लेट्स सपोज अगर आपको एक दिया हुआ उन्होंने कि का इंसिडेंस निकाले, उन्होंने आपको न्यू केसेस भी दे दिए, टोटल पॉपुलेशन दे दी, डायबिटीज के केसेस दे दिए। लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि लाहौर में 50,000 लोगों को डायबिटीज है, और लाहौर की टोटल पॉपुलेशन 5,000 कर ले। 5,000 लोगों को डायबिटीज है और लाहौर की टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है, और एक साल में हमें 1,000 न्यू केसेस मिले। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अगर आपने इस इन डिजिट्स को फॉर्मूला में लगाने तो आपके पास न्यू केसेस कितने आ जाएंगे? इंसिडेंस के फॉर्मूला में हमने नंबर ऑफ न्यू केसेस ओवर नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क करना है, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने होंगे, और नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क क्या होंगे? नो, दिस इज द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स यूजुअली मेक। वो क्या करते हैं, वो या तो ये 1 लाख को पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, या 5,000 को। यस, द करेक्ट आंसर इज 9,500। व्हेन आई से दैट पॉपुलेशन एट रिस्क,
इसका मतलब ये है कि अब जिनको तो ऑलरेडी बीमारी हो गई वो तो रिस्क पे नहीं ना रहे, वो तो डिजीज वाली कैटेगरी में चले गए। तो हमने जो डिजीज वाले पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो गई है उसको हेल्दी पॉपुलेशन में से निकाल देना है, और बाकी लोगों को आप पीपल एट रिस्क कंसीडर करते हैं। क्लियर? सो अच्छा, अब इसमें एक और चीज है। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रेवलेंस क्या है और इंसिडेंस क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टेबल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर तो आपके पास कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीजेज है। ये पॉपुलेशन एट रिस्क को रिपीट करूं। पॉपुलेशन ऑफ रिस्क आप किस तरह निकालते हैं? टोटल पॉपुलेशन माइनस पीपल विद डिजीज। जिन लोगों को डायबिटीज डेवलप हो गई है, जो आपकी केसेस बन गए हैं, अब वो आपके पास एट रिस्क नहीं रहे, उनको तो हो गई। तो आप उनको निकाल देंगे टोटल पॉपुलेशन में से, और पीछे जो आपके पास रह जाएंगे वो आपके पास एट रिस्क पॉपुलेशन। अच्छा, अब आपने देखना है कि जो आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीजेस होती है, जैसे आजकल नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, वायरल इन्फेक्शन जो है ये हो रहे हैं और हफ्ते के बाद ठीक हो, लाइक विद इन अ वीक लोग ठीक हो रहे हैं। डिजीज हो रही है और लोग ठीक हो रहे हैं, डिजीज हो रही है और लोग ठीक हो रहे हैं। तो जो ऐसी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीज होती हैं उनकी उनकी अगर आप इंसिडेंस और प्रेवलेंस को मेजर करेंगे वो तकरीबन बराबर ही मिलते हैं। क्योंकि जो होती है ना लॉन्ग टर्म डिजीजेस या क्रॉनिक डिजीजेस, वो उसका मतलब है कि अगर मरीज को 2010 में डायबिटीज हो गई, अब वो जब तक जिंदा रहेगा वो डायबिटिक रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब अगर 2010 में किसी पेशेंट को डायबिटीज हुई थी और अब मैं 2025 में डाटा ले रही हूँ, तो वो उसको आज भी डायबिटिक के डाटा में ही जाएगा। 2010 से लेके 15 25 तक 15 साल में जितने सर्वेज हुए वो डायबिटिक ही रहा, उसने डायबिटीज का लोड बढ़ाया ही लाहौर की पॉपुलेशन पे। एज कम्पेयर टू दिस, नजला जुकाम खांसी वाले जो पेशेंट है, अगर आज किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है या कोई वैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, एक हफ्ते के बाद वो ठीक हो जाएगा। अब जब पेशेंट आपका ठीक हो गया तो फिर वो प्रेवलेंस वाली पॉपुलेशन में नहीं आता। तो जो शॉर्ट लिव वाली या शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीजेस होती हैं उनमें प्रेवलेंस और इंसिडेंस बराबर ही चल रहा होता है। क्लियर? क्योंकि बीमारी हो रही है और बीमारी ठीक हुई जा रही है, तो इसलिए उनमें जैसे जैसे लोग बीमारी हो रही है लोगों को, वैसे वैसे वो ठीक हुए जा रहे हैं। वो इंसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिसंबर का डाटा लेती हूँ, सॉरी, अक्टूबर 2025 में आपने कॉमन कोल्ड डाटा लिया है, लाहौर का सर्वे किया और आपको पता चला कि आपको 1,000 केसेस मिल रहे हैं। जब मैं नवंबर का डाटा लूंगी तो क्या ये 1,000 केसेस आपको मिलेंगे? नहीं, क्योंकि ये इन लोगों को कॉमन कोल्ड हुआ और ये लोग अक्टूबर में ही ठीक हो गए, ये नवंबर की डाटा में नहीं जाएंगे। तो जब जैसे ही ये हुए थे ये इंसिडेंस वाले में भी आए और वैसे ही ये ठीक हो गए, तो ये प्रेवलेंस वालों से भी निकल गए। तो अक्टूबर के अंदर कॉमन कोल्ड की का इंसिडेंस यानी न्यू केसेस भी 1,000 थे,
और कॉमन कोल्ड की प्रेवलेंस भी 1000 थी। लेकिन जैसे ही ये पेशेंट ठीक हुए, ये इंसिडेंस से भी निकल गए क्योंकि अब ये एज अ केस भी नहीं है, और ये प्रेवलेंस से भी निकल गए क्योंकि अब ये मौजूद नहीं है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली डिजीजेस होती हैं, उनका इंसिडेंस और प्रेवलेंस तकरीबन बराबर होता है, क्योंकि जब वो न्यू केसेस होते हैं तो वो इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों में काउंट हो रहे होते हैं। और वो जैसे ही ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो इंसिडेंस तो नहीं रहते और वो प्रेवलेंस में भी काउंट नहीं होते। क्लियर? लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस है। अच्छा, अब मुझे ना 5 मिनट दें, आई विल बी बैक, आप तब तक ये टेबल रीड करें। हेलो। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन वाली डिजीजेस की। जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, या जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन है, जैसे डायबिटीज, 2010 में आपके पास 100 न्यू केसेस आए, और 2011 में आपके पास मजीद 100 न्यू केसेस आए। पर आपको पता है कि एक बार किसी को डायबिटीज हो जाए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कभी ठीक नहीं होती। तो अगर ये जो 100 केसेस थे जो 2010 में डायग्नोज हुए, क्या वो 2011 में भी डायबिटीज की कैटेगरी में ही जाएंगे? तो अब 2011 में टोटल डायबिटीज के केसेस कितने हो गए? 200। और न्यू केसेस कितने हैं आपके पास?
अगर हम कहें कि इस डिजीज की 2011 में प्रेवलेंस कितनी है, सो व्हाट विल बी द प्रेवलेंस? यस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक्स? प्रेवलेंस कितनी होगी 2011? टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक्स कितने हैं आपके पास? 200। यस, तो दिस इज द प्रेवलेंस। और इंसिडेंस क्या है 2011 में? यस, इंसिडेंस इज 100। तो जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं या लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, उनमें जनरली प्रेवलेंस जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंसिडेंस। इस तरह अगर हम 2012 में चले जाएं, तो ये जो आपके 200 केसेस थे, क्या ये 2012 तक ठीक हो जाएंगे? नो। सो ये एज सच 2012 में आ गए, और लेट्स सपोज 2012 में 50 न्यू केसेस मिले हमें, तो हम कहेंगे 50 प्लस 200, 250 is the prevalence of disease in 2012, and 50 is the incidence। प्रेवलेंस जो लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक डिजीज होती है, वो आपके डाटा से वो पेशेंट सिर्फ तभी जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस जब उसकी डेथ हो जाती है। लेट्स सपोज अगर ये जो 100 थे या ये जो 200 थे, इनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई, तो अब जब आप 2012 का डाटा लेंगे तो उसमें आपके पास 194 प्रीवियस 196 प्रीवियस केसेस होंगे। तो जो यूजुअली जो क्रॉनिक या लाइफस्टाइल डिजीजेस या लॉन्ग ड्यूरेशन वाली डिजीजेस होती हैं, उनमें वो अगर एक दफा पेशेंट आपका उस कैटेगरी में आ गया, फिर जब तक वो जिंदा रहता है वो प्रेवलेंस वाली कैटेगरी में ही रहता है, और इंसिडेंस में न्यू केसेस बस ऐड होते जाते हैं। तो उनमें प्रेवलेंस इज यूजुअली हायर देन द इंसिडेंस। क्लियर? अब हम इस टेबल को देखते हैं। इसमें उन्होंने आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं। अगर किसी डिजीज का सर्वाइवल टाइम हाई है, तो उसकी प्रेवलेंस को क्या होना चाहिए? इंक्रीज। क्योंकि अगर एक दफा, अगेन टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ डायबिटीज, के डायबिटीज हो गई, पर अब वो डायबिटीज वाले पेशेंट 20 20 25 25 30 40 साल तक भी जिंदा रहते हैं, उसका सर्वाइवल टाइम तो हाई है। अब एक लेकिन वो हर दफा हर डाटा में वो पेशेंट आप काउंट करेंगे, तो प्रेवलेंस हाई होगी। जिन डिजीजेस की मोर्टेलिटी हाई होती है, विच मीन्स की डिजीज हुई और देयर इज अ वेरी हाई चांस कि पेशेंट की 5 महीने में, 6 माह में, साल में डेथ हो जाएगी, जिनका मोर्टेलिटी रिस्क हाई होता है, उनकी प्रेवलेंस को क्या होगा? लेस होगी। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रेवलेंस में से पेशेंट तभी निकलता है या तो वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो जिन 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 डिजीजेस की वजह से बहुत ज्यादा डेथ का रिस्क हाई हो या मोर्टेलिटी रिस्क हाई हो, उनकी भी प्रेवलेंस लो होती है, क्योंकि वो पेशेंट जब उसकी डेथ होगी तो वो आपकी डाटा से निकल। क्लियर? So when survival is high, which means you have more time, more people living, means higher total cases. When mortality is high, it means that prevalence is low, which means that now people are dying and fewer cases are present overall. अगर किसी डिजीज की फास्टर रिकवरी है, जैसे कॉमन कॉमन कोल्ड की हमने एग्जांपल ली थी, बीमारी हुई और ठीक हो गई, प्रेवलेंस को क्या होगा? कम होगा। और ये उन डिजीजेस के लिए भी होता है जिनके अगेंस्ट हमारे पास मेडिसिन प्रेजेंट होती है।
जैसे हमारे पास कोई मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस के बीमारी हुई, आपने दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया, तो उनमें भी प्रेवलेंस भी कम होगी, उनके फास्टर रिकवरी टाइम। जिन डिजीजेस के अगेंस्ट एक्सटेंसिव वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, या जिनके अगेंस्ट हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन प्रेजेंट है और वो आप एक्सटेंसिवली लगा भी रहे हैं लोगों को, उनके इंसिडेंस को क्या होगा और प्रेवलेंस को क्या होगा? उनमें लोगों को बीमारी होगी भी कम, और जब हो ही कम रही है तो प्रेवलेंस भी कम। इंसिडेंस विल बी लो एंड प्रेवलेंस विल बी लो। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर दें, जैसे जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी को ज्यादा कर दें, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस के इंसिडेंस और प्रेवलेंस को क्या होगा? कुछ विल बी डिक्रीज। अगर हम कोई ऐसा टेस्ट बना ले जिसकी डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी ज्यादा है, हाई डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी है, तो फिर डिजीज की प्रेवलेंस और इंसिडेंस को क्या होगा? हाई होगी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज अगर आप कोई बहुत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बना लेंगे, तो आप ज्यादा लोगों के टेस्ट कर पाएंगे, और ज्यादा लोगों के, अगर एक पॉपुलेशन है और उसमें से आपके पास 1,000 लोगों की पॉपुलेशन है और उसमें से टेस्ट ही सिर्फ 10 लोगों के हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसमें इंसिडेंस प्रेवलेंस कम मिलेगी। बट अगर आप उस 1,000 वाली पॉपुलेशन में से 9,999 लोगों के, सॉरी, 1,000 की पॉपुलेशन में से 900 लोगों का टेस्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको केसेस ज्यादा मिल जाएंगे और प्रेवलेंस भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम किसी भी डिजीज की डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, या कोई ऐसा टेस्ट बना लेते हैं जिसकी डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी हाई हो, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड केसेस आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब ज्यादा लोग डायग्नोज होंगे। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि कोविड के केसेस, कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में कम थे, बट क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने टेस्ट भी कम करवाए एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे ज्यादा लोगों ने टेस्ट करवाए, तो वहां पे हमें इंसिडेंस और प्रेवलेंस ज्यादा मिल रहा है। क्लियर? इसके बाद रैपिडली फैटल डिजीजेस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि बीमारी हुई और बीमारी से लोग मर गए। तो जिन बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, द सेम एज इंक्रीज मोर्टेलिटी, उसमें आपको न्यू केसेस मिलेंगे और फिर डेथ हो जाएगी, तो उसमें भी इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो है, अगर आप देखें तो उसमें प्रेवलेंस कम मिलेगी आप। सो द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर, इंसिडेंस का मतलब है रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज और नंबर ऑफ न्यू केसेस। प्रेवलेंस का मतलब है डिजीज बर्डन इन द पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस। प्रेवलेंस जो होती है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा, हमने पीछे प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है the probability that a patient has the disease before any test is performed। जैसे अगर आप डॉक्टर है और आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसकी हिस्ट्री ली, आप क्या उससे पूछेंगे? आप उसकी एज देखेंगे, आप उसके सिम्टम्स देखेंगे, आप उससे पूछेंगे कि
फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अगर पेशेंट को बार बार प्यास लग रही है या शिवावर यूरिनेट कर रहा है, उसकी कोई वेट लॉस की हिस्ट्री है, फिटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इस तरह के अगर आपको पेशेंट में सिम्टम्स मिल रहे हैं और साथ में पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की, तो आपने हिस्ट्री की बेस पे एक जहन में प्रोबेबल डायग्नोसिस बना लिया है कि हो सकता है इस पेशेंट को डायबिटीज हो। अभी आपने कोई टेस्ट नहीं किया, तो ये जो टेस्ट करने से पहले एक प्रोबेबिलिटी आपने बना ली है कि इतना चांस हो सकता है, आई थिंक 10% चांस है कि इस पेशेंट को डायबिटीज होगी, या आई थिंक 50% चांस है कि इस पेशेंट को डायबिटीज होगी। तो वो जो एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपने अपने जेहन में सोच ली है टेस्ट करवाने से पहले कि इतने परसेंट चांस है कि इस पेशेंट को ये मसला होगा, उसको कहते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। क्लियर?